हेलो दोस्तों, कैसे हो? कर रहे हो रिवीजन? बच्चे, अपने लास्ट लेक्चर में मैंने आपके साथ इशू ऑफ शेयर जो स्टार्ट किया था, तो उसमें क्वेश्चन नंबर 6 मैंने आपके साथ कंप्लीट किया था। और आज हम उसमें एक नया टॉपिक देखेंगे। हालांकि कुछ खास टॉपिक नहीं है, टॉपिक होता है अंडर सब्सक्रिप्शन। ओवर सब्सक्रिप्शन मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किया कि ओवर सब्सक्रिप्शन में क्या क्या ऑप्शन आ सकते हैं। अंडर सब्सक्रिप्शन बेसिकली ओवर सब्सक्रिप्शन का ही वाइस वर्सा है। ओवर सब्सक्रिप्शन क्या होता है? ओवर सब्सक्रिप्शन होता है जहां पर अप्लाइड शेयर्स ज़्यादा हैं इशूड शेयर से, उसे ओवर सब्सक्रिप्शन कहा जाएगा। लेकिन अगर मैं इसको उल्टा कर दूं, यानी आपके जो अप्लाइड शेयर्स हैं वो इशूड शेयर से कम हैं। आपने इशू किए थे 1 लाख, लेकिन लोगों ने अप्लाई किए आपके शेयर्स के लिए सिर्फ 90,000 के लिए, उसे नाम दिया जाएगा अंडर सब्सक्रिप्शन। इस वाले क्वेश्चन में अगर अंडर सब्सक्रिप्शन होता है तो अप्लाइड शेयर को सॉरी तो आपका इशूड शेयर जो है वो इग्नोर कर दिया जाएगा। आपने इशू किए थे 1 लाख, लोगों ने अप्लाई किए 95,000, तो इस 1 लाख का कोई यूज़ नहीं है। जो अमाउंट आएगा वो भी 95 पे आएगा, जो आप इशू करोगे वो भी 95 इशू करोगे, और आप जो फर्दर अलॉटमेंट या कॉल्स की डिमांड करोगे वो भी 95 पे ही करोगे। क्वेश्चन है इस पे हमारे पास, कमल लिमिटेड इनवाइटेड एप्लीकेशन फॉर 10,000 शेयर एट अ प्रीमियम ऑफ 5%, 20 ऑन एप्लीकेशन, 30 ऑन अलॉटमेंट, 50 ऑन फर्स्ट कॉल। एप्लीकेशन वर रिसीव्ड फॉर ओनली 9,000 शेयर। आपने इशू कितने किए थे? 10, यानी आपने ऑफर निकाला था 10,000 के लिए, लेकिन क्या 10,000 की डिमांड आई? नहीं। डिमांड कितने की आई? डिमांड आई सिर्फ 9,000 की। तो अब जो हमारी सारी एंट्रीज होंगी वो किससे होंगी? 9,000 से होंगी। ऑल द मनी वर ड्यूली रिसीव्ड। आप कहते हो नहीं सर करा दीजिए एक बार, तो देख लीजिए, कुछ खास तो है नहीं इसमें। पहली एंट्री क्या होगी? पहली एंट्री होगी बैंक, बल्कि आप पहले ये देखो कि एप्लीकेशन पर कितने हैं? 20, अलॉटमेंट पर कितने हैं? 30, फर्स्ट कॉल पर कितने हैं? 50। अब अगर आप इनका टोटल करते हो तो 5, 3, 8 और 2 यानी 100 आ रहा है, जबकि आना चाहिए 5% का प्रीमियम भी है। तो जब फेस वैल्यू कुछ भी नहीं दी होती तो फेस वैल्यू 100 मान ली जाती है। 100 की फेस वैल्यू पे ही आप 10 भी मान सकते हो, लेकिन क्योंकि यहाँ पे अमाउंट इस तरीके से है 20, 30, 50, तो 100 ज़्यादा अच्छा है 100 मानना। तो 20, 30, 50 उसका 5%। अब 5% किसका होगा हमेशा? अगर वो कहता है 5% प्रीमियम, तो 5% हमेशा किसका कंसिडर करा जाएगा? 5% हमेशा फेस वैल्यू का कंसिडर किया जाएगा। फेस वैल्यू कितनी एज्यूम की जाएगी? 100। तो 100 का 5%, 5 रुपये प्रीमियम और होना है। बताया नहीं है ना कहाँ पर होगा, तो आप हमेशा क्या मानोगे? अलॉटमेंट पर होगा। तो आप अलॉटमेंट को कर दोगे 30 + 5, क्योंकि टोटल आपको 105 करना है, जिसमें कि 100 रुपीज़ फेस वैल्यू रहेगी और 5 रुपये प्रीमियम रहेगा। एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल। अब पहली एंट्री क्या रहेगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। कितने शेयर्स आपने इशू किए थे? सर इशू तो इग्नोर करना है, बिल्कुल करना है। इशू 10,000 थे, बट अप्लाई कितना किया लोगों ने? अप्लाई किया सिर्फ 9,000, तो पैसा भी कितने पर आया होगा? सिर्फ 9,000 पर। तो 9,000 इंटू 20, 1,80,000, 1,80,000, ये आपकी पहली एंट्री हो गई। सेकेंड एंट्री शेयर एप्लीकेशन
अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, पूरा 180 आपका शेयर कैपिटल में चला गया। थर्ड एंट्री, अब आप अलॉटमेंट पे पैसा मांगेंगे, शेयर अलॉटमेंट, अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। शेयर 9000 ही रहेंगे, इंटू 35, 9000 इंटू 30, 9000 इंटू 5, 270, 45, 3,15,000। फोर्थ एंट्री में भी आपको सारा पैसा मिल गया। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट, पूरा अमाउंट आपको रिसीव होगा 3,15,000। फिफ्थ और सिक्स्थ एंट्री फर्स्ट कॉल की रहेगी, सेम एंट्री रहेगी। शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, जो कॉल आपकी आखिरी कॉल है उस पर आप एंड फाइनल लगा दीजिएगा, अच्छा रहेगा। अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, 9000 पे 20 रुपीज़, 20 था कि कुछ और था, 50 था, 4,50,000, 4,50,000। सिक्स्थ, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। ये आपकी सिंपल एंट्री, जो मैं आपको सिर्फ समझाना चाहता था वो क्या, कि अगर अंडर सब्सक्रिप्शन का केस है, यानी कि आपके पास जो एप्लीकेशंस आई हैं, जो डिमांड आई है शेयर्स की वो कम आई हैं, तो आप जितनी एंट्रीज़ करोगे एप्लीकेशन से लेके लास्ट कॉल तक, वो सारी एंट्रीज़ उन्हीं शेयर्स पर होंगी जितने की डिमांड आई है, यानी अप्लाइड शेयर्स पर। अब मैं आप लोगों के साथ, आपको नोट करना है तो नोट कर लीजिएगा एक बार, अगर नोट नहीं किया है तो नोट कर लीजिए, पॉज एंड नोट। आंसर नंबर 7, पॉज एंड नोट। अब मैं आप लोगों के साथ क्वेश्चन नंबर 8 डिस्कस करता हूँ। अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। X Limited invited application for the issue of 10 lakh equity share of ₹10 each, payable as follow, application पर एंड अलॉटमेंट। अब क्या लिखा है, एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट एक साथ आ रहा है, तो ये एक ही कॉल मानी जाएगी, एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट एक ही है। 3 रुपये पर शेयर, फर्स्ट कॉल पे 4 रुपये, सेकेंड एंड फाइनल कॉल पे 3 रुपये। एप्लीकेशन फॉर 15 लाख शेयर्स वर रिसीव्ड, तो आपने इशू कितने किए थे या ऑफ़र कितने किए थे, 10 लाख, लेकिन डिमांड कितने की आ गई, डिमांड आ गई 15 लाख की। तो अब क्या करना है, ये ओवर सब्सक्रिप्शन हो गया। अलग अलग ऑप्शंस हैं मेरे पास, देखते हैं कंपनी कौन सा लगाती है। प्रोराटा अलॉटमेंट वॉज मेड टू द एप्लीकेंट, प्रोराटा अलॉटमेंट वॉज मेड टू द एप्लीकेंट, excess application money was adjusted on the sum due on first call. When the first call was made, one shareholder who had applied for 15,000 share did not pay the first call money. अब आपके पास आ गया क्वेश्चन में कि did not pay। अब तक मैं आप लोगों के साथ डिस्कस कर रहा था क्या, राम राज्य, जहां पर हम जितना पैसा मांगते थे उतना पैसा हमें शेयर होल्डर दे देते थे। लेकिन फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है कि एक जो शेयर होल्डर है उसने पैसे देने से मना कर दिया, टाटा बाय बाय हो जाएगा उसको। पास द नेसेसरी जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ कंपनी। आइएगा, आंसर नंबर 8। अब ध्यान से समझना, एंट्री वाइज समझना, ठीक है जी। सबसे पहली एंट्री क्या रहेगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट।
टोटल आपने तो इशू किए थे 10 लाख, लेकिन डिमांड आई थी 15 लाख की। अच्छा, एप्लीकेशन और अलॉटमेंट एक साथ था, तो आप यहाँ लिखेंगे टू शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। बिल्कुल लिखना जरूरी है, बिल्कुल लिखना जरूरी है आपको। एप्लीकेशन अलॉटमेंट पे 3 रुपये मांगे थे, 15 लाख इंटू 3, 45 लाख। डन। ये तो हो गई आपकी पहली एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। इसके बाद फर्स्ट कॉल पे 4 रुपये मांगे हैं, ठीक है। अभी हमें क्या करना है, अभी हमको इसको एडजस्ट करना है। फर्स्ट कॉल पे तो फिर आएंगे, अब की बार खाली शेयर एप्लीकेशन नहीं रखना है, शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट साथ में चलेगा। शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। अब क्या आपने पास जो अमाउंट आया वो तो 45 लाख आया, क्या पूरा 45 लाख आप कैपिटल में ट्रांसफ़र कर सकते हो? नहीं कर सकते हो। तो अब आप इसमें से कितना पैसा कर सकते हो? जितने शेयर आपने इशू किए थे, यानी 10 लाख इंटू 3 रुपीज़। 15 लाख एक्स्ट्रा हैं, और ये जो 15 लाख एक्स्ट्रा हैं ये भी कंपनी ने बोला है कि हम रिजेक्ट नहीं करेंगे, हम आगे प्रोराटा कर देंगे इसको। यानी आप यहाँ पर अब लिखोगे टू शेयर, जो नेक्स्ट कॉल होगी। वैसे अलॉटमेंट होती थी, लेकिन इस क्वेश्चन में अलॉटमेंट नेक्स्ट कॉल नहीं है, क्योंकि अलॉटमेंट एंड एप्लीकेशन एक साथ है। तो नेक्स्ट कॉल क्या बनेगी? नेक्स्ट कॉल बनेगी फर्स्ट कॉल, टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। कितने शेयर? 5 लाख शेयर पे 3 रुपये एक्स्ट्रा आए थे, तो 15 लाख आगे लगा दिए गए। 15 लाख आगे लगा दिए गए। आगे लगा दिए गए मतलब यानी जब आप, यानी कंपनी अब जब फर्स्ट कॉल का पैसा मांगेगी तो 15 लाख कंपनी को कम मिलेगा, क्योंकि 15 लाख पहले ही कंपनी को मिल चुका है। थर्ड एंट्री, अब मैं फर्स्ट कॉल का पैसा मांगूंगा 4 रुपये। शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। 10 लाख शेयर पे 10 लाख शेयर पे 4 रुपये कंपनी मांग रही है, प्रीमियम नहीं है क्वेश्चन में। 40 लाख। फोर्थ, बैंक अकाउंट डेबिट। अब यहाँ पर ना ध्यान से देखना, मैंने आपको बताया था, दोबारा बता रहा हूँ आपको, बिल्कुल ध्यान से समझना इस पॉइंट को मेरे को, क्योंकि ये इम्पॉर्टेंट रहेगा वाला पॉइंट। ये देखो, ये सडनली बीच में बंद हो गया था जिस वजह से ये डिलीट हो गया, कोई बात नहीं। एक्स लिमिटेड ने इनवाइट किए थे एप्लीकेशन, 10 लाख इक्विटी शेयर थे, 10 रुपीज़ का एक था। पेबल एप्लीकेशन अलॉटमेंट एक साथ था, फर्स्ट कॉल पर 4 रुपीज़ थे। ये सब आपने किया। एक्सेस एप्लीकेशन मनी एडजस्ट होना था फर्स्ट कॉल पर। व्हेन द फर्स्ट कॉल वाज मेड, जब आपने फर्स्ट कॉल का पैसा कॉल किया, वन शेयर होल्डर, एक शेयर होल्डर जिसने अप्लाई किया था 15,000 शेयर्स के लिए, डिड नॉट पे द फर्स्ट कॉल मनी। ये उसने अप्लाई किया था 15,000 के लिए, उसने अपने शेयर्स पर पैसा नहीं दिया। तो बैंक अकाउंट डेबिट, मैंने आपको बताया जब आपको पैसा नहीं मिलता, कॉल्सिन एरियर अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल। आपने पैसा मांगा, एक शेयर होल्डर ने पैसा नहीं दिया, तो जिसने पैसा नहीं दिया उसको हम डाल देते हैं कॉल्सिन एरियर में, वो चला जाता है हमारा कॉल्सिन एरियर में। कॉल्सिन एरियर हमारा एसेट होता है, इसीलिए हम उसको डेबिट करते हैं, क्योंकि ये वो पैसा है जो हमें मिलना अभी बाकी है। डन। आपने कितना मांगा? आपने मांगा 40 लाख। मुझे ये तो पता है कि इस 40 लाख में से कुछ पैसा एडवांस मिला हुआ है, जो कि मेरे पास ये रहा, इसे मैं डायरेक्ट माइनस कर दूंगा। और कुछ पैसा है जो मुझे नहीं रिसीव हुआ अभी तक, जो कॉल इन एरियर बनेगा, वो कैलकुलेट करने के लिए मुझे वर्किंग नोट में आना पड़ेगा। वर्किंग नोट, कैलकुलेशन ऑफ
कॉल्सिनेरियर ऑन फर्स्ट कॉल, फर्स्ट कॉल पर कितना पैसा कॉल्सिनेरियर में है, कैसे, ध्यान से समझना। स्टेप नंबर 1, एक फॉर्मूला आपको बताकर चल रहा हूं, आगे भी आपको काम आएगा इस चैप्टर में। अप्लाइड शेयर्स इक्वल टू टोटल एप्लीकेशन रिसीव्ड माइनस रिजेक्टेड डिवाइडेड बाय टोटल इशूड इनटू अलॉटेड। ये प्रोराटा में लगता है। क्यों लगता है प्रोराटा में? क्योंकि प्रोराटा में जितना किसी शेयर होल्डर ने अप्लाई किया होता है उसको उतने ही शेयर अलॉट नहीं होते। तो ये आपका फॉर्मूला निकल कर आता है। अब हमारे इस क्वेश्चन में आपको बोला गया कि वो शेयर होल्डर जिसने अप्लाई किए थे 15,000, उसने फर्स्ट कॉल का पैसा नहीं दिया। सर यहाँ ट्विस्ट है। ट्विस्ट क्या है? अप्लाइड शेयर पर तो हमने उससे पैसा मांगा ही नहीं होगा, हमने उससे पैसा मांगा होगा किस पर? अलॉटेड शेयर पर। तो पहले आपको निकालना पड़ेगा अलॉटेड शेयर। अप्लाइड शेयर्स आपको गिवन है 15,000। टोटल एप्लीकेशन जो क्वेश्चन में रिसीव हुई टोटल वो थी 15 लाख। रिजेक्टेड नहीं है। टोटल जो इशू हुए हैं वो इशू हुए हैं 10 लाख। अलॉटेड कितने हैं वही तो निकालना है, वो नहीं पता कि अलॉटेड कितने हैं। तो 15,000 को आप सॉल्व करोगे तो आप पाओगे कि अलॉटेड आएगा 10,000 शेयर्स। अलॉटेड आएगा 10,000 शेयर्स। डन? बिल्कुल डन सर, समझ आ गया। अब अगर इसने अप्लाई किया था 15,000 के लिए और इसको मिले 10,000, तो कितने शेयर्स इसने एक्सेस अप्लाई करे थे? सॉरी, एक्सेस थे 5,000 शेयर्स। और जब कोई शेयर होल्डर एक्सेस शेयर्स अप्लाई करता है तो वो उस पर एक्सेस मनी भी पे करता है एप्लीकेशन की। एप्लीकेशन पर कितना मांगा गया था? 3 रुपये। एप्लीकेशन और अलॉटमेंट एक साथ था। तो 15,000 उसने कहीं ना कहीं ज़्यादा पहले से पे किए हुए थे एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। उसने 15,000 ज़्यादा पे किए हुए थे पहले से ही, जो कि कंपनी ने उसको प्रॉमिस किया था कि कहाँ पर एडजस्ट किए जाएंगे। उसके कंपनी ने प्रॉमिस किया था कि वो उसके एडजस्ट किए जाएंगे फर्स्ट कॉल पर। यानी ऐसा एज्यूम कर लिया गया कि फर्स्ट कॉल का पैसा कंपनी ने पहले ही रिसीव कर लिया उससे। कितना? 15,000। स्टेप नंबर 4, ड्यू ऑन अलॉटमेंट। अलॉटमेंट पर कितना ड्यू हुआ? भाई हमने उसको 10,000 शेयर अलॉट किए हुए हैं। अलॉटमेंट पर कंपनी कितनी मांग रही है? मेरी गलती है, यहाँ पर अलॉटमेंट नहीं आएगा, आदत पड़ी हुई है लिख देते हैं हम लोग फर्स्ट कॉल, क्योंकि एप्लीकेशन अलॉटमेंट तो एक साथ थी 3 रुपये की। फर्स्ट कॉल पर 40 रुपीज़ कंपनी कॉल कर रही है, तो 40,000 आ गया। स्टेप नंबर 5, नोट पेड ऑन अलॉटमेंट। कितना ऐसा अमाउंट है जो कि अलॉटमेंट पे नहीं गया? भैया हमने आपसे मांगा 40, 15 आपने एडवांस दिया हुआ है, तो एक तरीके से 25,000 आपका फर्स्ट कॉल पर हमारे पास अभी नहीं आया है। फ्यूचर में आ जाए बहुत बढ़िया, बट अभी नहीं आया है। सॉल्व कीजिए। 40 लाख माइनस 15 लाख माइनस 25,000, 24 लाख 75,000 आपको रिसीव हुआ। 15 लाख पहले से रिसीव हो रखा था, 25,000 अभी नहीं मिले, फ्यूचर में शायद मिल जाएं। इसके बाद फर्स्ट कॉल पे 4 रुपये के बाद सेकंड कॉल भी है, कितने की? 3 की। क्वेश्चन ने आगे बस यही बताया था कि उसने फर्स्ट कॉल नहीं दी,
सेकंड कॉल के बारे में कुछ नहीं बताया कि जिस शेयर होल्डर ने फर्स्ट कॉल नहीं दी क्या उसने सेकंड कॉल दे दी है या नहीं, कुछ नहीं लिखा तो आप एज्यूम करोगे कि उसने सेकंड कॉल भी नहीं दी। मान लो आप मेरे से ट्यूशन पढ़ रहे हैं और मैंने आपसे बोला कि सर जून की फ़ीस, आपने बोला अभी नहीं है अगले महीने दूंगा। आप जब मुझे अगले महीने फ़ीस दोगे, अगर दोगे, वैसे तो मुझे डाउट है, बट अगर आप मुझे नेक्स्ट मंथ फ़ीस दोगे तो वो पहले जून की मानी जाएगी ना। इसीलिए अगर वो आगे कुछ भी पैसा देता तो वो पैसा पहले तो फर्स्ट कॉल का माना जाता। कुछ लिखा नहीं है तो उसका मतलब फर्स्ट कॉल का भी नहीं आया और अभी तक सेकंड कॉल का भी नहीं आया है। अब मैं आऊँगा आपके साथ सेकंड कॉल का पैसा मांगूंगा। शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, टू शेयर कैपिटल। कितना? वही 10 लाख शेयर आपने इशू किए हैं, 3 रुपीज़ हैं फाइनल कॉल पर, 30 लाख आ गया। और इसमें से भी हम एज्यूम कर रहे हैं कि सेकंड कॉल का पैसा अभी नहीं मिला है। बैंक अकाउंट डेबिट, कॉल्सिनेरियर अकाउंट डेबिट टू शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट। कितना मिलना था? 30 लाख। उसमें से कितना नहीं मिला? वही जिसके पास कितने शेयर थे? 15,000 तो उसने मांगे थे, 10,000 शेयर पे 30 रुपये, 30,000 अभी आपको नहीं मिला है। इसका मतलब रिमेनिंग 29,70,000 आपको मिल गया है। एक बार नोट कर लीजिए, पोज एंड नोट। पोज एंड नोट। पोज एंड नोट। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और अब मैं आप लोगों के साथ इसी में ही एक नया टॉपिक अपना स्टार्ट करता हूं जिसका नाम है इशू ऑफ शेयर्स फॉर कंसीडरेशन अदर देन कैश। इशू ऑफ शेयर्स फॉर कंसीडरेशन अदर देन कैश। अभी तक आपने मुझसे क्या सीखा? अभी तक आपने मुझसे सीखा कि जब भी कंपनी शेयर इशू करती है तो बदले में कंपनी को क्या मिलता है? कैश मिलता है। कंसीडरेशन समझते हो ना? बताओ क्या होता है, समझते हो तो? मैंने नहीं बताया, मैं अपनी नहीं बात कर रहा। आप लोगों ने उसमें पढ़ा है CA-CPT मर्केंटाइल लॉ, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, 1972 जो भी है, 1871 कुछ है, मुझे एग्जैक्ट ईयर याद नहीं है। कंसीडरेशन का मतलब बताओ। चलो टॉपिक मत चेंज करो। क्वाइड प्रो क्यू, क्वाइड प्रो क्यू लैटिन में समथिंग इन रिटर्न। अभी तक हमने देखा कि कंपनी जब शेयर इशू करती है तो समथिंग इन रिटर्न कंपनी को क्या मिलता है? कैश मिलता है। लेकिन अब आप देखोगे कि कंपनी को बदले में कैश नहीं मिलता, कंपनी को बदले में कोई एसेट मिलता है या किसी का बिजनेस मिलता है। जब मैं इस कंसीडरेशन की बात करता हूँ, दो तरह की कंसीडरेशन होती है। पहला, अगर आपने शेयर इशू किए हैं फॉर परचेजिंग एनी एसेट या फिर परचेजिंग बिजनेस, या फिर आपने बिजनेस परचेज किया है। ठीक है जी। अब इसी के ऊपर मैं आपके साथ क्वेश्चन डिस्कस करता हूं, देखना। क्वेश्चन नंबर 10 देखना। आशीष लिमिटेड परचेज अ मशीन फ्रॉम हीरा ट्रेडर्स। आशीष लिमिटेड ने एक मशीनरी परचेज की है हीरा ट्रेडर से 4 लाख की 10% के ट्रेड डिस्काउंट पर। इन कंसीडरेशन, अब उसके बदले, मशीन के बदले आशीष लिमिटेड पेड हाफ द अमाउंट थ्रू बैंक ड्राफ्ट। आधा अमाउंट आपने बैंक से पे कर दिया है। रिमेनिंग हाफ बाय इशू ऑफ इक्विटी शेयर।
बाकी आधे के लिए आप क्या कर रहे हो, आप इक्विटी शेयर इशू कर रहे हो, बाकी आधे के लिए आप इक्विटी शेयर इशू कर रहे हो। इक्विटी शेयर 10 रुपये का होगा, 10% के प्रीमियम पर होगा। डन, ध्यान से समझना, पॉइंट टू पॉइंट बता रहा हूं। आंसर नंबर 10, इन द बुक्स ऑफ आशीष लिमिटेड, आशीष लिमिटेड की बुक्स में क्या एंट्री होगी? सबसे पहले आपने मशीन परचेज की है, उसकी एंट्री करो। जब भी आप कोई एसेट परचेज करते हो, एंट्री बनती है मशीनरी अकाउंट डेबिट टू वेंडर, यानी जिससे परचेज किया है, क्योंकि आपने उधार पर परचेज की है, तो जिससे आपने परचेज किया है वो आपकी लाइबिलिटी बनेगी। किससे परचेज की थी? फ्रॉम हीरा ट्रेडर्स। मशीनरी अकाउंट डेबिट टू हीरा ट्रेडर्स अकाउंट, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू हीरा ट्रेडर्स अकाउंट। अमाउंट बताइए। ₹4 लाख था, उस 4 लाख में 10% ट्रेड डिस्काउंट हो गया, यानी 40,000, तो कितना आ गया आपके पास? आ गया 3,60,000। आपके पास आ गया 3,60,000। यह आपने सिंपल मशीन परचेज की है ऑन क्रेडिट, उधार पर। बीइंग मशीनरी परचेज्ड फ्रॉम हीरा ट्रेडर्स। सेकंड, अब हम हीरा ट्रेडर्स को पेमेंट करेंगे तो हमारी लायबिलिटी खत्म हो जाएगी। हीरा ट्रेडर्स अकाउंट डेबिट, हमारी लायबिलिटी खत्म हो जाएगी। हीरा ट्रेडर्स अकाउंट डेबिट, कुछ पेमेंट, हाफ ऑफ द पेमेंट इज पेड थ्रू बैंक ड्राफ्ट। बैंक ड्राफ्ट का मतलब है हमारे बैंक से पेमेंट हुई है। हाफ ऑफ द पेमेंट यानी 180 की पेमेंट आपके बैंक से हो गई। बाकी जो बचा उसके लिए आपने इशू किए हैं शेयर्स, और वो भी इक्विटी शेयर्स टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। जो लोग कॉमर्स साइड से नहीं है उनको शायद इसमें डाउट आएगा कि इक्विटी शेयर क्या अलग हैं। अभी तो आप यही समझें कि वो शेयर्स ही हैं। जब मैं इसकी थ्योरी वाला पार्ट आपके स्टडी मॉड्यूल से डिस्कस करूंगा, वहां मैं आपको क्लियर कर दूंगा। और जो रिमेनिंग हाफ आपने इक्विटी शेयर से इशू किया है, वो भी आपने इशू किया, इक्विटी शेयर आपने इशू किया है किस पे? सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व पे। आपने सिक्योरिटी प्रीमियम पर इशू किया है। अब यहां पर ना एक वर्किंग नोट आएगा जहां पर आपको नंबर ऑफ शेयर्स, आपको नंबर ऑफ शेयर्स निकालने होंगे, नंबर ऑफ शेयर्स टू बी इशूड। अब वो कैसे निकलेगा उसका फॉर्मूला बता देता हूं आपको। रिमेनिंग पीसी करना, पीसी मतलब परचेज कंसीडरेशन रिमेनिंग पीसी डिवाइडेड बाय इशू प्राइस। अब जैसे यहां पर आपकी टोटल परचेज कंसीडरेशन थी 3,60,000, उसमें से कितना पहले ही बैंक से पे कर चुके हो? 180। तो कितना और बचा है? और जो पे करना है वो बचा है 180। एक का इशू प्राइस, एक शेयर आपने कितने में इशू किया? 10 रुपीज़ प्लस 10% प्रीमियम 11 आएगा। 10 रुपीज़ प्लस उस 10 रुपीज़ का 1% 10%। अब जब आप इसको सॉल्व करोगे 180 डिवाइडेड बाय 11, 16,363.636। दो अलग शेयर का हो गए, एक हो गया ये फ्रैक्शन से पहले वाला, एक हो गया पॉइंट के बाद वाला। मैंने दोनों को अलग अलग किया है बिल्कुल। ये जो पहले वाला होगा इसके आप शेयर्स इशू करोगे, इसके लिए आप कैश पे करोगे। भाई आप किसी को शेयर दोगे तो एटलीस्ट एक शेयर तो दोगे। तो पॉइंट के बाद वाला जो आपका अमाउंट है
वो शेयर्स में इशू नहीं हो सकता, इसीलिए आप उसको कैश में इशू करोगे। तो जो हमारी एंट्री थी पेमेंट वाली, उसमें मैं एक कॉलम और ऐड कर देता हूं, टू कैश अकाउंट। कितने शेयर इशू होंगे? 16363, 16363, फेस वैल्यू 10, 16363, प्रीमियम 1 रुपीज़। कैश में कैसे निकालोगे ध्यान से समझ लो। 0.636 इंटू 11, 0.636 इंटू 11, तो ये वाला तो मैं लिख सकता हूँ 163,630, ये आ गया 16363। इस वाले को अगर आप करते हो ना तो 0.636 इंटू 11 इशू प्राइस से 6.996 आएगा, जिसको मैं राउंड ऑफ करता हूँ 67 आ जाएगा। बीइंग अमाउंट पे टू हीरा ट्रेडर्स, नोट कर लो। तो क्या इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपने आधा अमाउंट बैंक से पे किया है, बाकी आधे आपने शेयर इशू किए हैं, और जो शेयर इशू किए हैं वो प्रीमियम पर इशू किए हैं। नंबर ऑफ शेयर कैलकुलेट करना है कि कितने इशू करने हैं। वो नंबर ऑफ शेयर कैसे निकलेगा? जो आपका रिमेनिंग अमाउंट है 1,80,000, उस 1,80,000 को डिवाइड करना 11 से, यानी इशू प्राइस से। पॉइंट्स में आंसर आ रहा है, पॉइंट से पहले वाले के लिए शेयर इशू होंगे, पॉइंट का जो बाद वाला पार्ट है उसके लिए आप कैश इशू करोगे, और पॉइंट के बाद वाला पार्ट जैसे यहाँ पे है 0.636 मल्टीप्लाई बाय 11, नोट करो। ठीक है जी, चलिए आगे बढ़ता हूँ मैं आपके साथ। अब मैंने आपके साथ बोला था एक केस तो ऐसा होता है जहाँ पर एसेट परचेज हुआ है, एक केस ऐसा भी होता है जहाँ पर एसेट परचेज नहीं होता, पूरा का पूरा बिजनेस परचेज हो जाता है। वो केस मैं आपके साथ लेता हूँ 11th क्वेश्चन में। अ कंपनी परचेज रनिंग बिजनेस फ्रॉम मैसर्स राय ब्रदर फॉर अ सम ऑफ ₹15 लाख। एक कंपनी है जिसने परचेज किया है चलता हुआ बिजनेस, किसका? राय ब्रदर्स का। कितने में? 15 लाख में। कैसे पेएबल होगा? 12 लाख रुपए फुल्ली पेड अप शेयर 10 रुपए का एक, बैलेंस थ्रू चेक, बाकी चेक से होगा। एसेट एंड लाइबिलिटी, जो चलते हुए बिजनेस किया आपने, टेक ओवर की, किसी का बिजनेस चल रहा था आपने पकड़ लिया, तो जब आप किसी का चलता हुआ बिजनेस पकड़ लोगे तो उस बिजनेस में आपको दो चीज़ें नज़र आएंगी, एसेट भी और लाइबिलिटी भी, वो दोनों आपने ले ली हैं। एसेट्स जितने भी आप लोगे वो डेबिट हो जाएंगे, बेसिक अकाउंटिंग एंट्रीज। जितनी भी आप लाइबिलिटीज टेक ओवर करोगे वो सारी लाइबिलिटीज क्रेडिट हो जाएंगी, बेसिक जनरल एंट्रीज। यू आर रिक्वायर्ड टू पास नेसेसरी जनरल एंट्रीज इन द कंपनी बुक, ध्यान से समझना। आंसर नंबर 11, सबसे पहले जब आपने उसके एसेट्स और लाइबिलिटीज को टेक ओवर किया है तो उनको डेबिट और क्रेडिट कर दो, जितने भी एसेट्स हैं वो सब डेबिट। प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट डेबिट 4 लाख, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट, जितने एसेट्स हैं सब डेबिट हो जाएंगे, अगेन 4 लाख। डेटर्स अकाउंट डेबिट, कितने के डेटर्स हैं? 3 लाख। उसके अलावा स्टॉक है 4 लाख, कैश है 3 लाख। स्टॉक अकाउंट डेबिट 4 लाख, कैश अकाउंट डेबिट 3 लाख। सारा हो गया। एक क्रेडिटर्स हैं तो जो लाइबिलिटी हैं एक लाइन छोड़ देना, 2 क्रेडिटर्स अकाउंट 2 लाख। 2 जिससे आपने परचेज किया है उसे पेमेंट भी तो करोगे, वेंडर हो गया ना एक तरीके से, टू मैसर्स राय ब्रदर्स अकाउंट। कितनी पेमेंट करनी है? 15 लाख इन टोटल। अब
ध्यान से एक पॉइंट समझो, इनका टोटल देखो, नेट एसेट्स का, नेट एसेट से मतलब होता है टोटल एसेट टेकन ओवर माइनस टोटल लाइबिलिटी टेकन ओवर, उसे कहते हैं नेट एसेट टेकन ओवर। तो नेट एसेट आपके कितने के टेकन ओवर हुए? 4 4 8, 8 4 12, 12 6 18, 18 माइनस 2, 18 माइनस 2, यस, 16 लाख के आपके एसेट टेकन ओवर हुए। आपने पे कितना किया है? सिर्फ 15 लाख। कहीं ना कहीं 1 लाख का आपका फ़ायदा हो गया। ये जो 1 लाख का आपका फ़ायदा हुआ है ये कहलाएगा कैपिटल रिजर्व। बैलेंसिंग फिगर, ये कहलाएगा कैपिटल रिजर्व। डन। ये भी हो सकता है कि ये वाला अमाउंट जो है आपका, ये वाला अमाउंट कहाँ पर आ जाता? डेबिट में आ जाता, तो उसको नाम दिया जाता है गुडविल अकाउंट डेबिट। ये भी बैलेंसिंग फिगर है और बोलने की ज़रूरत नहीं है कि इन दोनों में से कोई एक ही होगा, दोनों थोड़ी हो जाएंगे, दो बैलेंसिंग फिगर थोड़ी होते हैं, कोई एक ही होगा। डन। अब तो ये मेरी पहली एंट्री हो गई जिसमें मैंने जितने एसेट्स टेकन ओवर किए, तो जितने एसेट्स मैंने लिए वो सारे डेबिट कर दिए, जितनी लाइबिलिटीज़ मैंने ली वो सब क्रेडिट कर दी, जिसको पेमेंट करनी है यानी जिससे हमने ख़रीदा है उसको क्रेडिट कर दिया, डिफरेंस देख लिया, अगर क्रेडिट में आ रहा है तो कैपिटल रिजर्व, डेबिट में आ रहा है तो गुडविल। सेकेंड एंट्री में मैं पेमेंट करूँगा। पेमेंट किसको करूँगा? मैसर्स राय ब्रदर्स अकाउंट डेबिट टू। पेमेंट क्या कर रहे हो आप? 12 लाख रुपए के तो आपने क्या पे करने हैं? शेयर देने हैं, और बाकी का चेक। तो टू शेयर कैपिटल अकाउंट, टोटल 15 लाख पे करने हैं, 12 लाख के शेयर्स, टू बैंक, चेक है तो बैंक का नाम लिखेंगे आप, टू बैंक अकाउंट, 3 लाख। डन। बीइंग पेमेंट मेड, ये मेरा क्वेश्चन हो गया। तो ये दो, इसको नोट कर लो एक बार चाहे तो, पहले एक बार नोट कर लो इसको, पोज एंड नोट, पोज एंड नोट। ये क्वेश्चन मैंने आपको कराया जिसमें एसेट परचेज हुआ, एक क्वेश्चन मैंने आपको कराया जिसमें हमारा पूरा का पूरा बिजनेस टेक ओवर हो गया। डन। आगे बढ़ते हैं, अपने इसी चैप्टर में है। जब मैं आगे बढ़ूंगा तो मेरा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है फोर फीचर ऑफ शेयर। फोर फीचर ऑफ शेयर का क्या मतलब है? फोर फीचर ऑफ शेयर का मतलब बड़ा सिंपल है। देखो, अगर मैं शेयर की बात करूँ ना, तो मैं शेयर की बात आपकी किसी भी गाड़ी से भी बिलोंग कर सकता हूँ। फॉर एग्जांपल, आप एक शोरूम में गए, आपको एक कार पसंद आई और आपने वो कार परचेज कर ली और आपने उसकी 4 इंस्टॉलमेंट बनवा ली। जैसे हम यहाँ बनाते हैं ना, एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल, 4 इंस्टॉलमेंट आपने बना ली। आपने फर्स्ट इंस्टॉलमेंट पे की, बहुत बढ़िया। आपने सेकंड इंस्टॉलमेंट पे की, बहुत अच्छे तरीके से। आपने थर्ड इंस्टॉलमेंट पे नहीं की। पहली 2 इंस्टॉलमेंट पे करने के बाद अब आपने आगे इंस्टॉलमेंट पे नहीं की, तो क्या करेगी कंपनी? कार वाली कंपनी, ये वाली नहीं, कार वाली कंपनी, ध्यान से समझना इस पॉइंट को, वो आपसे बार बार फ़ोन करके मांगेंगे, सर इंस्टॉलमेंट दे रहे हो कि नहीं? आपने बोला नहीं। फिर उन्होंने पूछा इंस्टॉलमेंट दे रहे हो कि नहीं? आपने बोला नहीं। शायद एक बार और पूछ लें, आपका जवाब तो बदलने वाला है नहीं। आप ठहरे ढीठ आदमी, आप इंस्टॉलमेंट दोगे नहीं, तो वो क्या कहेंगे? आपके हाथ पर जोड़ेंगे क्या? नहीं जी नहीं। वो आएंगे और आपकी गाड़ी जिस पर आपने लोन लिया था उसको उठाकर ले जाएंगे, उस गाड़ी को उठाकर ले जाएंगे। उसे क्या कहेंगे वो लोग? वो कहेंगे हमने आपकी गाड़ी जब्त कर ली है,
क्या कहेंगे वो, हमने आपकी गाड़ी जब्त कर ली है। अब इसी सिनेरियो को आप शेयर्स में लाके फिट कर दीजिए। आपने कंपनी के शेयर परचेज किए हुए हैं, आपने एप्लीकेशन पे करा बहुत अच्छा, आपने अलॉटमेंट पे किया बहुत बढ़िया तरीके से। फर्स्ट कॉल के वक्त आपने मना कर दिया, मैं पेमेंट नहीं करूँगा। उन्होंने पूछा कर दो, आपने बोला नहीं। उन्होंने पूछा, किसने, इस बार शेयर्स वाली कंपनी की बात कर रहा हूँ, नहीं। अब वो क्या करेंगे, वो आपके शेयर्स को जब्त कर लेंगे। उसी शेयर को जब्त करना फोरफीचर कहलाता है। फोरफीचर का मतलब हो गया शेयर्स को जब्त कर लिया गया, आपके पास से शेयर छीन लिया गया है, अब आप उसके होल्डर नहीं हो। अब आप उसके होल्डर नहीं हो। क्या कंपनी आपको पैसा देगी एप्लीकेशन अलॉटमेंट का जो आपने कंपनी को पे किया है? नहीं जी नहीं। आप कोई कंपनी के मेहमान थोड़ी हो कि जाते जाते कंपनी आपको विदाई के 150 रुपये भी देगी। कंपनी आपको 1 रुपया वापस नहीं करेगी। आपके शेयर्स भी जब्त हो जाएंगे और वो पैसा भी कंपनी के पास ही रह जाएगा। इसे कहा जाता है फोरफीचर ऑफ शेयर। फोरफीचर ऑफ शेयर की जो जर्नल एंट्री बनती है आपके पास, वो जर्नल एंट्री बनती है, देखो, जब कंपनी शेयर इशू करती है तो कंपनी की क्या इंक्रीज होती है, कैपिटल। तो आप उस कैपिटल को क्या करते हो, क्रेडिट करते हो। किस नाम से, शेयर कैपिटल के नाम से। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। और अब क्या हो रहा है, क्योंकि जब इशू किया था तो कैपिटल इंक्रीज हुई थी, अब वही इशू किया हुआ शेयर कंपनी ने वापस छीन लिया तो कंपनी की कैपिटल कम हो गई, मालिकाना हक कम हो गया लोगों का। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देना इसको। एक वो पैसा जो मिल गया वो जाएगा फॉरफिटेड शेयर्स में, एक वो पैसा जो अभी नहीं मिला वो चला जाएगा कॉल्स इन एरियल में। ये होती है आपकी फोरफीचर की एंट्री। 10 रुपये था, 10 रुपये, 10 रुपये में से आपने 6 रुपये पे करे, 4 रुपये पे नहीं करे, तो कंपनी एक तरीके से क्या करेगी, यहाँ पर 10 रुपये लिखेगी टोटल कैपिटल, यहाँ पर लिखेगी 6 रुपये जितना मिला, यहाँ पे लिखेगी 4 रुपये जो अब तक नहीं मिला। इसे कहा जाता है फोरफीचर ऑफ शेयर। मैं इसके आगे लिख देता हूँ, और ये जो मैं लिख रहा हूँ यही है ब्रह्मास्त्र। टोटल फेस वैल्यू कॉल्ड, टोटल फेस वैल्यू जो कंपनी ने मांगी थी, यहाँ पर आप लिखोगे फेस वैल्यू पेड, यहाँ पर आप लिखोगे फेस वैल्यू नॉट येट पेड, वो फेस वैल्यू जो अभी तक पे नहीं हुई। ये तो मैंने आपके साथ वो केस डिस्कस किया, इफ शेयर्स वर इशूड एट पार, अगर शेयर फेस वैल्यू पर ही इशू हुए थे, अगर शेयर्स फेस वैल्यू पर ही इशू हुए थे, लेकिन अगर यही शेयर्स, इफ शेयर्स वर इशूड एट प्रीमियम, अगर शेयर प्रीमियम पर इशू हुए थे तो वहां पर 2 केसेस बनेंगे बच्चे, ध्यान से समझना। वहां पर 2 केसेस बनेंगे। सबसे पहला केस बनेगा प्रीमियम इज पेड, जो प्रीमियम मांगा गया था वो पे कर दिया गया था। प्रीमियम नॉट पेड, प्रीमियम पे नहीं हुआ है। अच्छा जी, प्रीमियम पे हो गया है एक में, और एक में प्रीमियम पे नहीं हुआ है। जिसमें प्रीमियम पे हो चुका है उसमें इग्नोर, ये मैं आपको लॉजिकली भी समझाऊंगा जब एंट्रीज पे आऊंगा। इग्नोर प्रीमियम, पास
सेम एंट्री, सेम एंट्री से मेरा मतलब है ये वाली एंट्री, सेम एंट्री पास होगी। अगर प्रीमियम आपने मांगा था, कंपनी ने मांगा था लेकिन अभी तक पे नहीं हुआ है, तो एंट्री में थोड़ा सा चेंज आएगा। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट और सिक्योरिटी प्रीमियम डेबिट हो जाएगा। सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट डेबिट टू, दो पार्ट्स में ही डिवाइड होगा अभी भी। जो पैसा मिला वो फॉरफिटेड शेयर में, जो पैसा नहीं मिला वो कॉल्स इन एरियर में। शेयर कैपिटल में टोटल फेस वैल्यू कोल्ड, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व में सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व नॉट पेड, वो प्रीमियम जो पे नहीं हुआ है। अगर प्रीमियम पे हो चुका है तो उसे इग्नोर करना है। यहां हम लिखेंगे वो प्रीमियम जो पे नहीं हुआ है। इसमें क्या लिखोगे? फेस वैल्यू रिसीव्ड या फेस वैल्यू पेड। यहां पे क्या लिखोगे? अमाउंट नोट रिसीव्ड इंक्लूडिंग प्रीमियम, यानी जो प्रीमियम नहीं मिला वो भी और जो फेस वैल्यू नहीं मिली वो भी। 3 केस आते हैं, बल्कि 3 क्या, मैं तो 2 ही केस बोलता हूं। एक केस जहां पर फेस वैल्यू पर इशू हुए थे, या फिर हुए तो प्रीमियम पर इशू थे बट प्रीमियम रिसीव हो गया है, तो वो तो एक ही केस है। दूसरा केस जहां पर प्रीमियम पर इशू हुए थे और प्रीमियम पे नहीं हुआ गया था। ये कैसे पता लगेगा कि प्रीमियम पे हुआ है या नहीं हुआ है, या ये कैसे पता लगेगा कि कंपनी को प्रीमियम रिसीव हुआ है या नहीं हुआ है? सर डिपेंड करता है। मान लीजिए क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि अलॉटमेंट के वक्त प्रीमियम मांगा गया है और एक शेयर होल्डर है उसने फर्स्ट कॉल नहीं दी है, तो उसका मतलब उसने अलॉटमेंट दे दी है। तो अगर उसने अलॉटमेंट दे दिया तो उसने प्रीमियम भी दे दिया है। लेकिन लिखा हुआ है कि फर्स्ट कॉल पे प्रीमियम मांगा है और उसने फर्स्ट कॉल नहीं दी, इट मीन्स उसने प्रीमियम भी नहीं दिया। सिंपल है। इसको नोट कर लेते हैं पहले एक बार, इसको आप नोट कर लो एक बार, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मतलब मेन टॉपिक ही यहां से स्टार्ट होगा। आप पॉज एंड नोट। ठीक है जी, ठीक है सर। इसके साथ साथ अब मुझे स्टूडेंट पूछता है कि सर एक बात बताओ, इस शेयर का कंपनी करेगी क्या? वही करेगी जो वो कार वाली कंपनी आपके पास से उसने जो कार जब्त की थी उसका करेगी। क्या करती है कंपनी? कंपनी उसको दोबारा सोल्ड आउट करती है, सेकेंड हैंड बढ़िया ले जाती है, उसको पॉलिश वॉलिश करती है अच्छे तरीके से, उसकी सर्विसिंग करते हैं और उसको दोबारा सेल पे लगा देते हैं। सर कंपनी का तो मुनाफा ही हो गया ना। पहले तो आपने कुछ इंस्टॉलमेंट भरी, वो कंपनी के पास चली गई, अब कंपनी उसको दोबारा बेच रही है। हाँ ये जरूर है कि वो कार अब ओरिजिनल वैल्यू पर सोल्ड नहीं होगी जो उसकी स्टार्टिंग वैल्यू थी। सेम उसी तरीके से जब कंपनी शेयर्स को फॉरफिट करती है तो बाद में कंपनी उन फॉरफिटेड किए हुए शेयर्स को री इशू करती है। री इशू ऑफ फॉरफिटेड शेयर्स, री इशू ऑफ फॉरफिटेड शेयर्स। अब जो शेयर फॉरफिट किए थे, जब कंपनी उनको री इशू करेगी तो कंपनी के पास पैसा आएगा, बैंक अकाउंट डेबिट, और वापस कंपनी की कैपिटल इंक्रीज हो जाएगी टू शेयर कैपिटल। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। जितने में आपने फॉरफिट किया था उतने में तो रीइशू होगा नहीं, यानी अगर उसकी वैल्यू 10 रुपये थी तो अब 10 में तो होगा नहीं, कम पर होगा। तो जितने कम पर होगा वो आपका नुकसान है और उस नुकसान को हम लोग डालते हैं फॉरफिटेड शेयर अकाउंट डेबिट में। ये एंट्री बनती है आपके पास कि पैसा आया बैंक अकाउंट डेबिट, शेयर कैपिटल इंक्रीज हो गई शेयर कैपिटल क्रेडिट, फॉरफिटेड शेयर में क्या आ गया? लॉस। तो यहां पे आप लिखोगे अमाउंट रिसीव्ड
फेस वैल्यू, मैं यहाँ लिख देता हूँ डिस्काउंट। कई बार प्रीमियम पर भी रीइशू होता है तो फॉरफिटेड शेयर नहीं आएगा, फिर टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व आ जाएगा। नोट कीजिए इसको, पोज एंड नोट। चलिए जी, तो अब मैं इसी के ऊपर आपके साथ क्वेश्चन डिस्कस करता हूँ। फॉरफीचर एंड रीइशू के ऊपर हमारे पास क्वेश्चन है। मैं सिंपल क्वेश्चन से स्टार्ट करूँ कि मुश्किल क्वेश्चन से स्टार्ट करूँ? ठीक है जी, मैं आपके साथ एक सिंपल क्वेश्चन से स्टार्ट करता हूँ, क्वेश्चन नंबर 13 से। ए लिमिटेड इनवाइटेड एप्लीकेशन फॉर 20 लाख इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच, पेएबल एज फॉलो, ₹3 ऑन एप्लीकेशन। अब एक कंपनी है ए लिमिटेड, एप्लीकेशन इनवाइट किया उन्होंने 20 लाख शेयर की, इसका मतलब उन्होंने 20 लाख शेयर्स इशू किए हैं। एक शेयर 10 रुपये का, 3 रुपये एप्लीकेशन, 5 रुपये अलॉटमेंट, 2 रुपये फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। एप्लीकेशन इज रिसीव्ड फॉर 3 लाख शेयर्स, तो 1 लाख शेयर ज़्यादा हो गए, प्रोराटा मेड करा गया है, कोई रिजेक्शन नहीं। अ शेयर होल्डर होल्डिंग 2000 शेयर्स फेल टू पे अलॉटमेंट एंड कॉल मनी, his shares were forfeited and reissued as fully paid up at the rate of ₹8 per share। एकदम सिंपल क्वेश्चन से मैं आपके साथ स्टार्ट कर रहा हूँ, फुल फ्लैज क्वेश्चन है। आंसर नंबर 13, आंसर नंबर 13। सबसे पहले बैंक अकाउंट डेबिट, अब एप्लीकेशन का पैसा आपके पास आएगा टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। कितने शेयर्स की डिमांड आई? 3 लाख। एप्लीकेशन पर 3 रुपये, अलॉटमेंट पे 5, फिर 2, 10 रुपये, तो 3 लाख इंटू 3, 9 लाख आपके पास कहीं ना कहीं इकट्ठे हो गए, बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। सेकेंड एंट्री, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, और जो पैसा आपका एप्लीकेशन पर के लिए नहीं है, क्योंकि आपने सारे शेयर तो इशू करने नहीं है, वो आपने प्रोराटा कर दिया, तो आपने लिखा टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, क्योंकि ये अलॉटमेंट का पैसा एडवांस आप मान लेते हो। टोटल 9 लाख आया। कैपिटल में कितना जाएगा? जितने शेयर इशू हुए, 2 लाख शेयर इशू हुए, 3 रुपये का 1, 6 लाख। कितने ऐसे हैं जो आगे एडजस्ट होंगे? 1 लाख, 3 रुपये के हिसाब से 3 लाख। डन। थर्ड एंट्री, अब मैं अलॉटमेंट का अमाउंट ड्यू करूंगा, कॉल करूंगा। शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। 2 लाख शेयर पर 5 रुपये मांगे जाएंगे, 10 लाख की डिमांड होगी। फोर्थ एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट, अब एक शेयर होल्डर है जो यहाँ पैसा नहीं देगा, कॉल्सिनेरियर अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट। अब मुझे पता है कि टोटल मैंने कितना मांगा था? 10 लाख। इस टोटल 10 लाख में से कितना ऐसा है जो मुझे एडवांस मिल चुका है? 3 लाख। और कुछ ऐसा है जो कि अभी नहीं मिला। अब क्योंकि क्वेश्चन प्रोराटा का है, जिसने मुझे पैसे नहीं दिए उसने कुछ ना कुछ एडवांस में एप्लीकेशन के टाइम दिए होंगे, तो आप डायरेक्ट नहीं लिख सकते। कई बार एज अ स्टूडेंट आप क्या करते हो, आप लिखते हो कि जी सिंपल है सर, ए के पास 2000 शेयर हैं, उसने अलॉटमेंट नहीं दिया, तो 2000 शेयर पर 5 रुपये अलॉटमेंट के,
तो उसने 10,000 नहीं दिए। ना जी ना, ये गलत है। कैसे गलत है, आ जाओ। वर्किंग नोट में आ जाओ। अमाउंट नोट पेड ऑन अलॉटमेंट। अलॉटमेंट पर कितना पेड नहीं हुआ, कैसे निकालते हैं, स्टेप बताए थे मैंने आपको। स्टेप नंबर 1, अप्लाइड शेयर। स्टेप नंबर 1, अप्लाइड शेयर इक्वल टू टोटल एप्लीकेशन रिसीव्ड 3 लाख, रिजेक्टेड 0 डिवाइडेड बाय 2 लाख इनटू अलॉटेड। अलॉटेड मतलब जितने इन्होंने होल्ड किए हुए थे, यानी 2000। तो इसका मतलब इन्होंने अप्लाई कितना किया होगा, 3000 शेयर अप्लाई कर रहे होंगे एक शेयर होल्डर ने, तो उसको 2000 शेयर मिले। तो कितने शेयर उसने ज़्यादा अप्लाइड किए, उसको हम नाम देते हैं एक्सेस शेयर्स। 3000 शेयर की डिमांड की, उसको मिले सिर्फ 2000, 1000 शेयर उसने ज़्यादा मांगे। स्टेप नंबर 3, एक्सेस मनी। तो अगर 1000 शेयर एक्सेस थे तो 1000 शेयर पर भाई ने 3 रुपये के हिसाब से 3000 एक्सेस दिया होगा, एक्सेस मनी हो गया। स्टेप नंबर 4 में क्या निकालना बताया था मैंने आपको, ड्यू। ड्यू ऑन, यहाँ पर होगा अलॉटमेंट। अलॉटमेंट पर कितना ड्यू होगा, हमने उनको कितने शेयर दिए हुए हैं 2000, अलॉटमेंट पे हम कितना मांगते हैं 5 रुपये, टोटल आ गया 10,000। स्टेप नंबर 5, अमाउंट नॉट पेड। तो 10,000 हमने उनसे मांगे, उन्होंने नहीं दिए, लेकिन 3000 उन्होंने पहले से दिए हुए थे। तो अब कितना है जो उन्होंने नहीं दिया, 7000। ये 7000 मैं यहाँ पर लिखूँगा कॉलन एरियर में, तो ये वाला अमाउंट गलत हो जाएगा। 7000 नहीं दिया तो कितना मिल गया, 10 लाख में से 7000 नहीं मिला तो आपको मिल गया है 9,93,000। नहीं 3 लाख तो एडवांस भी था ना, 6,93,000। फिर भी मैं एक बार कैलकुलेट कर लेता हूँ, 10 लाख माइनस 3 लाख माइनस 7000, बिल्कुल सही कैलकुलेशन हम लोगों की। 5th, अब मैं शेयर फर्स्ट कॉल का पैसा कॉल करूँगा, ड्यू करूँगा शेयर फर्स्ट, कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल 2 रुपये, 1 लाख शेयर 1 लाख शेयर पर या 2 लाख शेयर पर, 2 लाख शेयर पर 2 रुपये तो 4 लाख आ गया। अब यहाँ पर लिखा हुआ है कि अलॉटमेंट भी नहीं दिया और उसने कॉल मनी भी नहीं दिया है। तो जब मैं कॉल मनी करूँगा तो मैं एंट्री करूँगा बैंक अकाउंट डेबिट कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल। कितना पैसा मांगा गया है, 4 लाख। कितने शेयर थे उनके पास, 2000। 2000 पे 2 रुपये के हिसाब से 4000 नहीं मिला तो 3,96,000 कंपनी को रिसीव हो चुका है। स्टूडेंट कहता है सर फर्स्ट कॉल पे आपने ये इतने सारे 5 स्टेप क्यों नहीं लगाए। बच्चे इसलिए नहीं लगाए कि ये मैंने क्यों लगाया था, क्योंकि कुछ पैसा एक्स्ट्रा दिया हुआ था और ये एक्स्ट्रा पैसा कहाँ पर एडजस्ट हो चुका है, अलॉटमेंट पर हो चुका है। तो फर्स्ट कॉल पर तो मेरे पास उसकी तरफ से कुछ एडवांस आया ही नहीं हुआ, तो जो मैं मांग रहा हूँ वो उसको देना था, लेकिन उसने नहीं दिया, तो वही पूरा अमाउंट उसका कॉल इन एरियर बन गया। क्लियर हो गया। मेरी 6 एंट्री हो गई 3 के हिसाब से, एप्लीकेशन की 2, अलॉटमेंट की 2, फर्स्ट कॉल की 2। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है मेरे हिसाब से। इसके बाद
अब होंगे शेयर फॉरफिट, अब होंगे शेयर फॉरफिट। कितने शेयर फॉरफिट होंगे? यही 2000 शेयर फॉरफिट होंगे जिन्होंने पूरी पेमेंट नहीं की। क्या एंट्री करोगे? एंट्री करोगे शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा, एक वो जो पैसा मिला टू फॉरफिटेड शेयर्स, एक वो जो पैसा नहीं मिला यानी कॉल्स इन एरियर। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू फॉरफिटेड शेयर टू कॉल इन एरियर। डन। अब मेरी बात समझो, कितने शेयर फॉरफिट हुए हैं? 2000। उन 2000 पर हमने कितनी कैपिटल इंक्रीज की हुई थी? फेस वैल्यू 10 रुपए। अब आप पूछोगे सर कितना मिल चुका है, तो मैं आपको बोलूंगा देखो ध्यान से सुनना भाई, एप्लीकेशन पर 3 रुपए मिले थे, डन। ऐसा नहीं है कि अलॉटमेंट के नाम पर कुछ नहीं मिला, अलॉटमेंट के नाम पर आपको एडवांस 3000 जो मिले हुए थे वो है, और कुछ नहीं मिला आपको, फर्स्ट कॉल पर कुछ नहीं मिला। तो 3 दूनी 6, 6 और 3 9000। कितना पैसा है जो नहीं मिला? तो 7000 अलॉटमेंट का नहीं मिला, 4000 फर्स्ट कॉल का नहीं मिला, 11000 नहीं मिला। टैली हो जाना चाहिए, डेबिट मस्ट बी इक्वल टू क्रेडिट। अच्छा, ये वाला जो पार्ट है, इस वाले पार्ट को कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी करते हैं कि 2000 ऐसे कर लो, या फिर कर लो भाई जितने उसने अप्लाई करे थे उस पर उसने जो पे किया है, उसने 3000 शेयर अप्लाई करे थे, एक शेयर पर 3 रुपये एप्लीकेशन पे हुई, तो टोटल कितना पे करा होगा उसने? 9000। उस 9000 में से कुछ अमाउंट एप्लीकेशन का था और जो एडवांस था वो अलॉटमेंट का था। तो दोनों में आप कैसे भी कर सकते हो। ये आपके शेयर फॉरफिट हो गए, बीइंग शेयर्स फॉरफिटेड। 8th एंट्री नंबर 8th। अब मैं इन शेयर्स को री इशू करूंगा, तो री इशू करूंगा तो पैसा आएगा, यहां लिखा हुआ है फॉर शेयर फॉरफिटेड एंड री इशूड। कितने पे री इशूड? ₹8 पर। तो पूरे शेयर 2 के 2000 शेयर आपने री इशू कर दिए ₹8 पर, तो 16000 आ गया। ओहो, लास्ट ही लाइन बच रही थी, टू शेयर कैपिटल, लेकिन हमारी एक एंट्री अभी और रह जाएगी तो हमें नीचे करनी पड़ेगी। 2000 शेयर पर शेयर कैपिटल कितनी थी? 10। तो 2000 इंटू 10 कितना आ गया? 20000 आ गया। जो डिस्काउंट है वो नुकसान है, वो चला जाएगा, फॉरफिटेड शेयर को डेबिट कर दिया जाएगा। फॉरफिटेड शेयर अकाउंट डेबिट, 2000 शेयर पर एक पे 2 रुपए का नुकसान, 4000 आ गया। बीइंग शेयर्स री इशूड, मैं एक एंट्री और करा रहा हूं, यहां पर एंट्री नंबर 9 होती है। ये एंट्री होती है कि नेट आपका जितना प्रॉफिट हुआ इस फॉर फीचर में, जो भी लाभ हुआ, जो भी फायदा हुआ, उसको आप ट्रांसफर करते हो फॉरफिटेड शेयर अकाउंट डेबिट, उसको आप ट्रांसफर करते हो कहां पर? कैपिटल रिजर्व में। उसको आप ट्रांसफर करते हो कहां पर? कैपिटल रिजर्व में। और ये कैसे निकलता है? बहुत सिंपल है, बहुत ज़्यादा सिंपल। आपने जब फॉरफिट किया तो कुछ पैसा ऐसा था जो आपको रिसीव हुआ, वो हो गया फायदा। भाई कंपनी को 9000 मिल गए और उसके बाद शेयर्स भी जब्त करने का मौका मिल गया, तो पूरा 9000 कंपनी का क्या हो गया? फायदा हो गया। लेकिन जब इनको रीइशू करते वक्त देखा तो 4000 का नुकसान भी था, तो नेट हमारे को कितने का फायदा हुआ? 9000 माइनस 4000, 9000 माइनस 4000 इक्वल टू 5000। इसको कहते हैं बीइंग प्रॉफिट ऑन forfeiture, being profit on forfeiture is transferred to capital reserve. Being profit on forfeiture is transferred to capital reserve. Done? Clear है जी। ये मेरा आपके साथ क्वेश्चन था, एक सिंपल क्वेश्चन से मैंने स्टार्ट किया था, नोट कर लीजिए जरा। पोज एंड नोट।
पोज एंड नोट। एट्थ के बाद एक लाइन छोड़ देना आप लोग, उसके बाद ये वर्किंग नोट नोट करना, क्योंकि जो 9th एंट्री है वो 8th के बाद ही आप लोग नोट कर लेना। फिर पोज एंड नोट। पोज एंड नोट।